स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर का नेम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज, जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस में सारा का सारा इजीली चैप्टर जो है वो हम कवर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले तो हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं। मीन्स की कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। हम देखेंगे कॉलोनियल रूल का मीनिंग क्या होता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसके हालात कैसे थे, फिर जब इंडिपेंडेंस होनी थी तब एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारी फॉरेन ट्रेड कैसी चल रही थी, डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसे थे। डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या होता है? जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एक्सेट्रा। ओके, कि मतलब हमारी कंट्री के लोगों के क्या हालात थे वो हम डेमोग्राफिक कंडीशंस में देखेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कौन सा ऑक्यूपेशन ज़्यादा चल रहा था तब, वो देखेंगे। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारी कंट्री का, और पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल आने के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, जैसे कि रेलवेज उन्होंने बनाई थी। तो ये हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टॉपिक इज colonial rule. Colonial rule means when one country rules over another country and controls its economy and policy. मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर राज करती है, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर राज किया था इंडिया में आकर, तो उन्होंने क्या किया था? कंट्रोल इट्स इकोनॉमी, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया था, और जितनी भी पॉलिसीज थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाई जा रही थी। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया द ब्रिटिश रूल्ड फॉर अबाउट 200 years फ्रॉम 1757 टू 1947। 200 सालों तक जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने इंडियंस पर राज किया। ठीक है, एंड मेड पॉलिसीज फॉर देयर ऑन बेनिफिट, उन्होंने अपने ही बेनिफिट के लिए सारी की सारी पॉलिसीज बनाई थी, इंडिया के लिए कुछ खास काम नहीं किया। दिस लेड टू अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिससे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो गई। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एन इकोनॉमी विद वेरी लिटिल और नो ग्रोथ। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, आइए जानते हैं। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, वर्क एंड इनकम। एग्रीकल्चर जो था वो प्रायर सोर्स ऑफ इनकम था। सबसे पहले लोग खेती बाड़ी करते थे। नियरली 85% ऑफ पीपल डिपेंडेड ऑन फार्मिंग। ठीक है, फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स मेनली फॉर देयर ओन नीड्स। जो फार्मर्स जो भी खेती बाड़ी करते थे वो अपने लिए ही करते थे, वो किसी भी मतलब कमर्शियल वे में नहीं करते थे। ठीक है, एंड एक्सचेंज गुड्स विद आर्टिसंस इन द विलेजेस, और जो भी गुड्स होते थे अगर उन्होंने एक्सचेंज करने होते थे तो वो आर्टिसंस के साथ कर लेते थे, क्योंकि तब बार्टर सिस्टम भी चलता था। ठीक है, इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक्स विद एशिया एंड यूरोप। तो इंडिया है जो उसके मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो करता रहता था, अपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाता था, इसके साथ एशिया एंड यूरोप के साथ बहुत अच्छे उसके ट्रेड लिंक्स थे। ठीक है, एंड इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। जो भी हैंडीक्राफ्ट्स का होता है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो थे वो वर्ल्ड वाइड पूरी वर्ल्ड में उसके जो इंडिया के हैंडमेड प्रोडक्ट्स है वो फेमस थे। ठीक है, इंडिया वाज रिच, सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रॉस्पेरस कंट्री। इंडिया बहुत ही अमीर, आत्मनिर्भर और समृद्ध कंट्री थी। ठीक है, तो इसी कारण दैट इज वाई इंडिया वाज कॉल्ड एज सोने की चिड़िया, उसे गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जो खेती बाड़ी का क्षेत्र था वो कैसा था जब ब्रिटिशर्स आ गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, बहुत बुरे हालात यहाँ पर बताए गए हैं इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसे बोलते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम। तो अब इस सिस्टम में क्या रहता है कि सरकार को होता है कि उसने पीजेंट से, लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि सरकार को तो अपना रेवेन्यू चाहिए किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो ये पैसा लोगों से डायरेक्टली तो इकट्ठा कर नहीं सकते, तो उन्होंने बीच में इंक्लूड कर लिया ज़मींदार्स को। तो ज़मींदार्स जो थे वो रेंट के फॉर्म में, लगान के फॉर्म में लोगों से पैसा इकट्ठे करते थे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। अंडर दिस सिस्टम लैंड ओनरशिप वेंट टू द ज़मींदार्स। जितनी सारी की सारी जो ज़मीन थी वो ज़मींदार्स को दे दी गई। फार्मर हैड टू पे हैवी रेंट, जिसको लगान बोलते थे, टू देम। जो फार्मर जो थे, जितने भी किसान थे, उनको ज़मींदार्स को पैसे पे करने पड़ते थे हर साल, विच वॉज गिवन टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कि फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट को बाद में देने होते थे। किन्होंने? जमींदार। जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने देने थे जमींदार्स को, जमींदार बाद में किसको देते थे? गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को। ठीक है, द रेंट वाज कलेक्टेड नो मैटर व्हाट फार्मर्स कंडीशन वाज। वो नहीं देखते थे कि फार्मर्स गरीब हैं, कैसे हैं, लाचार हैं, वो नहीं ये देखते थे। वो उनको जैसे अपनी क्रूरता दिखाकर उनसे पैसे कलेक्ट कर लेते थे। नीदर जमींदार्स नॉर ब्रिटिश मेड एफर्ट्स टू इंप्रूव द फार्मिंग को, चाहे वो पैसे हैवी टैक्सेस, हैवी रेंट्स ले लेते थे फार्मर से, पर उन्हें उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करता था। फार्मिंग जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही बदतर हो चुका था। अब जितनी भी सेकंड पॉइंट में देखो, जितनी भी खेती बाड़ी वो उगाते थे वो सारी की सारी कमर्शलाइज कर दी गई। मतलब उन्हें फोर्स किया जाता था कि आपने सिर्फ यही उगाना है। ठीक है, फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल।
उन्हें कौन सी क्रॉप्स उगाने के लिए बोला जाता था? कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। पहले तो वो फूड क्रॉप्स उगाते थे अपने खाने के लिए, पर अब क्या बोलते हैं उन्हें? कैश क्रॉप्स उगानी है, इंडिगो, जूट एंड कॉटन। ठीक है, दे गॉट बेटर प्राइसेस फॉर कैश क्रॉप्स। अब फार्मर्स भी वही उगाने लग पड़े क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे। बट इट मेनली बेनिफिटेड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, पर ये चीज़ जो थी वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट कर रही थी रेदर देन इंडियंस। नेक्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी भी हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की थी वो बहुत ही लो थी, जैसे कि फार्मर्स आउटपुट वाज वेरी लो। किन रीजंस के कारण? पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज़, कोई इरिगेशन नहीं अच्छी से लगाई गई, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, एंड लिटिल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स थे वो भी बहुत कम यूज़ किए जाते थे। एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज हाई अनसर्टेनिटी। जो हमारी एग्रीकल्चर थी, जो भी खेती बाड़ी थी, वो सारी की सारी अनसर्टेनिटी पे डिपेंड रहती थी, जिसका मतलब क्या है कि फार्मिंग डिपेंड मेनली ऑन रेनफॉल, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज तो थी ही नहीं, तो फार्मिंग किस पर डिपेंड करती थी? जो भी क्रॉप्स उगाई होती थी वो बारिश आ जाती थी तो उस पर ही डिपेंड करती थी। गुड रेनफॉल गिव गुड हार्वेस्ट एंड पुअर रेनफॉल लीड टू क्रॉप फेलियर। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालात थे जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल डिक्लाइन कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडिया में हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी उन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो, हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया जो फेमस था वो हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से ही फेमस था, तो उन्होंने क्या किया? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी उनको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे किया? पीपल वर पुश्ड इनटू फार्मिंग। लोगों को कहा चलो तुम इंडस्ट्रीज में काम नहीं करोगे, जाके खेती बाड़ी करो। मेन एम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज का क्या था? टू मेक इंडिया अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को क्या बना दिया कि वो सिर्फ कच्चा जो सामान है वो बाहर भेजेंगे, रॉ मटेरियल, एंड वहाँ पर जो प्रोसेस्ड होकर फिनिश गुड्स जो होकर वापस इंडिया में लाया जाएगा और इंडिया में ही बेचा जाएगा। ठीक है, मतलब कि उन्होंने ठान लिया था कि इंडिया को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मतलब कि जो टैरिफ पॉलिसी थी, टैरिफ पॉलिसी क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पर जो भी टैरिफ या फिर ड्यूटीज लगती हैं उसे कहती है, तो वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी थी। देखो, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उनकी फ्री एंट्री हो गई, वहाँ जो भी इंपोर्ट किए जाएंगे इंडिया में उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। रॉ मटेरियल जो भी एक्सपोर्ट होगा, जो भी कच्चा सामान इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होगा, वो विदाउट ड्यूटीज पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। बट जो इंडिया के बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स थे उन पर हैवी टैक्स ठोक दिए जाते थे ताकि वो अच्छे तरीके से डिक्लाइन हो जाए, और यही हुआ विच लेड टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो वो बाहर से फिनिश्ड गुड्स, मशीन मेड गुड्स होते थे, उन्होंने बाहर तो मशीनें लगाई होती थी ब्रिटेन में, तो वहाँ से जो मशीन मेड गुड्स इंडिया आते थे तो लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को इतना पसंद नहीं करते थे, तो वो मशीन मेड गुड्स को ज़्यादा पसंद करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट्स कुड नॉट कम्पीट विद द चीप एंड फास्ट मशीन मेड प्रोडक्ट्स। जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे वो बहुत जल्दी बन जाते थे और बहुत ही सस्ते होते थे। ठीक है, क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर जॉब। इसके कारण क्या हुआ? जो भी क्राफ्टमैन थे, मतलब जो भी इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, उन्होंने अपनी जॉब्स को खो दिया एंड इंडस्ट्रीज वर शट डाउन। इसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो खत्म हो गई। ठीक है, बंद हो गई। इसके बाद लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। और एक बात क्या थी कि इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी ही नहीं। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है? जो कि मशीन्स या फिर टूल्स को बनाता है, तो इंडिया में ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं। तो अगर ऐसी कोई कंपनी थी भी तो ब्रिटिशर्स डिस्करेज सच इंडस्ट्रीज एज दे ओनली वांटेड रॉ मटेरियल सप्लाई फ्रॉम इंडिया, तो उनको क्या कर देते थे? डिस्करेज कर देते थे, बंद कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड। अब देखो, ब्रिटिशर्स जो है वो फॉरेन गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स बनाकर यहाँ भेज रही थी, तो लोगों का उन पर ज़्यादा ध्यान हो गया, तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस्ड इंडियंस। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया? डिमांड शिफ्टेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश गुड्स एंड अवे फ्रॉम द इंडियन प्रोडक्ट्स। लोगों की जो सोच थी वो उन्हें ये लगने लग पड़ा कि जो फॉरेन गुड्स हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं, हम उन्हीं को ही खरीदेंगे, और जो जिसके कारण क्या होगा? डिमांड जो थी वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम इंडियन प्रोडक्ट्स टू द ब्रिटिश गुड्स। एंड अगला पॉइंट है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज। अब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में रेलवेज भी बना दी। दो रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड, दे मोस्टली हेल्प द ब्रिटिशर्स। उन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए कोई भी रेलवेज ने हेल्प नहीं करी थी तब। दे कैरिड चीप ब्रिटिश गुड्स टू इंडियन मार्केट्स एंड रॉ मटेरियल टू पोर्ट्स। तो वो रेलवेज का काम क्या रहता था कि जो भी ब्रिटेन से बनी जो भी ब्रिटिशर्स गुड्स थी वो इंडियन मार्केट्स में लाने का उनका काम होता था, और जो भी यहाँ का कच्चा सामान है वो पोर्ट्स में ले जाने का रेलवेज का काम रहता था। तो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं करी कि उन्होंने रेलवेज। ठीक है, तो आइए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आइए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड, जिसका क्या मतलब है? फॉरेन मीन्स बाहर की कंट्री और ट्रेड मीन्स सेल एंड परचेज। तो मतलब जो भी हमारी सेल एंड परचेज फॉरेन कंट्रीज के साथ हो रही थी वो क्या है इसमें? अर्लियर इंडिया वाज अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, आइवरी एंड प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, इंडिया पहले सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और आइवरी और प्रीशियस स्टोन को एक्सपोर्ट करता था। किसको? ब्रिटेन को, और पूरे वर्ल्ड वाइड
ठीक है, पूरे वर्ल्ड को ये एक्सपोर्ट करता था। बट ड्यू टू ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसीज, जो ब्रिटिश ने टैरिफ पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लगाई थी, वो उसके कारण क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड जो है वो एंड हो गया। सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल ये सभी की सभी अब एक्सपोर्ट नहीं किए जा रहे थे। तो कंडीशंस क्या थी ऑफ फॉरेन ट्रेड? सबसे पहला, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंडिया क्या कर रहा था, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल को। कौन सा रॉ मटेरियल? सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब और कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया में लाए जा रहे थे? फिनिश गुड्स, जैसे कि मशीन्स, वूलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स एक्सेट्रा, ठीक है, फिनिश गुड्स लाए जा रहे हैं। सो ट्रेड वाज कंट्रोल्ड मेनली बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ही हमारे इंडिया की ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज ट्रेड वाज विद ब्रिटेन। पहले क्या था, जो इंडिया था वो पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहा था। अब मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड वाज विद ओनली ब्रिटेन। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक स्वेज कैनाल बना दी थी, जिसके कारण ट्रेड करना और आसान हो गया। पहले के रास्ते से जब वो जाते थे उनके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा उनको पैसे भी लगते थे, कॉस्टलियर था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करना। तो अब क्या है, स्वेज कैनाल एक बना दी, जिसके कारण क्या हो गया, इट बिकम वेरी इजी टू ट्रेड विद ब्रिटेन। तो आफ्टर स्वेज कैनाल, जो कि कब बनी थी, 1869 में ओपन, जब ये बनी, ट्रेड विद यूरोप बिकम इजियर एंड चीपर। अब ट्रेड करना और आसान हो गया था, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो, इंडिया एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रही थी, किसको, ब्रिटेन को। तो इंडिया का तो एक्सपोर्ट सरप्लस भी होना चाहिए इंडिया के पास, बट जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस था, वो जितना भी जो भी बेनिफिट हो रहा था इंडिया को, इट वाज आल्सो यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स। वो भी ब्रिटिशर्स ही यूज़ कर रहे थे। कैसे? टू फाइनेंस वॉर। जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही थी बाकी कंट्रीज के साथ ब्रिटेन की, वो सारा का सारा उसी में ही चले जा रहा था। टू पे फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, सरकार थी, उसमें सारा का सारा पैसा लग रहा था। टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम, जैसे कि सर्विस को इंपोर्ट करने के लिए, वो सारा का सारा जो सरप्लस था वो उसी में ही चले जा रहा था। तो ये थे हमारे फॉरेन ट्रेड की कंडीशंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले देखते हैं हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब जो बर्थ रेट था, लोगों का जन्म होने का रेट और मरने का रेट, वो बहुत ही हाई था। ये बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक साल में 1000 में कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग जन्म ले रहे हैं। तो वो क्या था, बोथ वर वेरी हाई। 1000 में से 48 लोग जो है वो बर्थ ले रहे थे एंड 40 जो लोग थे वो मर रहे थे, ठीक है। शोइंग स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिससे क्या पता चला था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो गई। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मैंने पहले भी समझाया क्या होता है, जिसकी ग्रोथ ना के बराबर हो रही है। लिटरेसी रेट, जो लोग पढ़ और लिख पाते हैं, जो कि सिर्फ 16% था। सिर्फ 16% लोग जो थे वो पढ़ या फिर लिख पाते थे। फीमेल लिटरेसी रेट तो सिर्फ और सिर्फ 7% ही था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है कि कितने बच्चे हैं वो एक साल से पहले ही 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल के अंदर ही मर जाते हैं। मतलब एक साल अभी उनको नहीं हुआ जन्मे, उससे पहले ही वो मर जाते हैं। तो देखते हैं, अबाउट 218 इन्फेंट्स डाइड पर 1000 लाइफ बर्थ्स, ठीक है, इतने लोग मर रहे थे। पुअर हेल्थ सर्विसेज, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही थी। हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स भी बहुत कम थे, ठीक है। नेक्स्ट इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है कि एक जो इंसान है वो कितने सालों तक जिएगा। तो इट वाज ओनली 32 ईयर्स। 32 ईयर्स के बाद लोगों की जो थी वो डेथ हो रही थी। टुडे इट इज़ अबव ऑफ 68 ईयर्स। आजकल जो लोग हैं वो 68 ईयर्स के बाद मर रहे हैं, पर तब के समय में 32 ईयर्स के बाद लोगों की डेथ हो जा रही थी, क्योंकि कंडीशंस ही इतने बुरे थे। हेल्थ कंडीशंस अच्छे नहीं थे, सारे कंडीशंस अच्छे नहीं थे। तो नेक्स्ट इज हाई पॉवर्टी, गरीबी बहुत थी। पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो, मतलब एक पर्सन की जो इनकम थी वो बहुत कम थी। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो वॉज वेरी पुअर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक जो इंसान है वो किस ढंग से जी रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो बहुत ही लो था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखते हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इट रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड द फैसिलिटीज नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। एक कंट्री के ऑपरेशन के लिए जो हमें बेसिक जो फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं और जो भी फैसिलिटीज एक इकोनॉमी को चलने के लिए चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज वेरी पुअर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये बहुत ही लो था। Although some efforts were taken by the British government to improve the conditions of infrastructure in the economy, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए, जैसे कि रेलवेज को बना दिया, पोर्ट्स को बना दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स बना दिए, ठीक है, रोड्स को बनवा दिया था किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सो दैट इट कैन सर्व इकोनॉमीज बेनिफिट टू दैम, ताकि ब्रिटिशर्स को ही बेनिफिट हो सके, ठीक है, और हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी बेनिफिट हो सके। सो द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज एक्सप्लेन्ड हियर। So the condition of infrastructure was explained here. तो अभी हम देखेंगे क्या है इसका कंडीशन। सबसे पहले रेलवेज बना दिए। One of the biggest contribution of colonial rule was introduction of
इंडियन रेलवेज इन 1850। इंडिया में रेलवेज बना दी गई, कब बनी? 1850 में। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है। इट हेल्प्स टू रिमूव जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स इन द इकोनॉमी। अब एक पर्सन को दूसरी सिटी या दूसरी स्टेट में जाना होता था तो कैसे जाते थे? रेलवेज पर जाया जाता था। ऑल्दो द बेनिफिट ऑफ रेलवेज वाज मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। पर कॉलोनियल पीरियड की जब था तब वो उसका जो बेनिफिट था वो लोगों को नहीं दिया गया था। किसको दिया गया था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश अपने काम के लिए ही, अपने बेनिफिट के लिए ही यूज कर रहे थे। बट इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। जब कॉलोनियल पीरियड खत्म हुआ उसके बाद इसका बहुत बेनिफिट हुआ इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। रोड्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वॉज वेरी लिमिटेड। रोड्स बहुत कम बनाई ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड्स, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फंड नहीं था, बहुत कम फंड था। द रोड दैट वर बिल्ट प्राइमली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ब्रिटेन वाया पोर्ट्स। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स ने रोड्स बनाए थे वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए बनाए थे, ताकि वो अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर सके। मोबिलाइज करना का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और रॉ मटेरियल को भी मोबिलाइज किया जा सके सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ब्रिटेन वाया पोर्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट है ये भी ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपिंग द पोर्ट्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बट द डेवलपमेंट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी एज पर द मेजर ऑफ डेवलपमेंट। जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था, ठीक है। कम्युनिकेशन, तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो भी कम्युनिकेशन की जाती थी इधर से उधर, जो भी लोगों ने बात करनी होती थी या फिर ब्रिटिशर्स ने ही बात करनी होती थी, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स यूज किए जाते थे। तो इनके बनाने का पर्पस क्या था? उनका पर्पस था टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, बट ये बहुत ही कॉस्टली होते थे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर यूज होती थी, ठीक है। डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस द पोस्टल सर्विसेज रिमेन ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। इतने अच्छे, मतलब ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज करने के बावजूद भी जो पोस्टल सर्विसेज थे वो इनएडिक्वेट रहे। मतलब ये जो भी इन्होंने बनाया था वो इतना अच्छा नहीं था, बहुत ठीक ठाक था। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इसमें क्या है, ब्रिटिशर्स ने नुकसान तो बहुत किए थे इंडिया के, बहुत सारे जो मतलब बेनिफिट्स पहले इंडिया को हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे थे, पर कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी ब्रिटिशर्स ने किए थे। वो देखते हैं क्या, ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, तो रेलवेज जो थे वो बनाए थे, वो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाए थे पहले तो, ताकि वो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके, वो आर्मी को एक मतलब मोबिलाइज कर सके, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सके। बट लेटर वो इंडिया को बहुत यूजफुल हुआ, ठीक है। अब जो देखो लोग हैं वो ट्रेन पर बहुत ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ ने क्या किया, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेकर आया इंडिया के लिए। नेक्स्ट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर गिव सम फार्मर्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, पहले लोग जो थे वो सिर्फ अपने लिए ही उगाते थे और अपने लिए ही खा जाते थे, ठीक है। पर अब क्या हो गया, वो अपने लिए तो बना रहे हैं, साथ साथ वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए बना रहे हैं। तो जो ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर था वो थोड़ा कम हो गया, जिसके कारण क्या है, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो फार्मर्स थे, उनका बर्डन भी कम हो गया, और उन्होंने क्या किया, बाकी जो भी जितने भी लोग हैं उनके लिए भी उगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो कमर्शियलाइजेशन हो गया, और वो भी मतलब जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे वो भी प्रोस्पेरस हो गए, वो भी रिच हो गए, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटरी सिस्टम को लाया गया। पहले बार्टर सिस्टम था जिसका मतलब क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स के साथ गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, पर अब मॉनिटरी सिस्टम आ गया, एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज आ गया जिससे हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ईजी हो गया था काम हमारा, किसी भी चीज को खरीदना और बेचना। ट्रेड बिकम ईजियर, ठीक है। देन अ बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच बिकम द बेस ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। तो ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया को एक चीज समझ आ गई कि एक कंट्री को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए, मतलब कि एक सरकार चाहिए, जिसके बाद ही जो हमारी इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है। सो दिस वाज द चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको छोटे से समय में ये एक इतना बड़ा सा चैप्टर इजीली समझ आ गया और आपको अगर याद रहा है तो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज आप इस चैनल